हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर दिया है, ठीक है। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आप ये मान के चलो, ये आपके मैग्नेटिज्म के 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 4 आपका मेन चैप्टर है। चैप्टर 5 जो है हमारा, उससे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डिलीटेड एक्सेप्ट अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो चैप्टर 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिज्म में, और क्वेश्चन जो बनेगा वो यहीं से बनेगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि मैग्नेटिज्म में आपका 4 से 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट वो यहीं से बनेगा या फिर अर्थ मैग्नेटिज्म से बनेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर डिस्कस तो नहीं करेंगे, बट जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4 एंड दैट चैप्टर इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपने 10th क्लास में थोड़ा सा आइडिया मिला होगा आपको कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो एक चैप्टर था, वहां पे आपने समझा था कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से जनरेट होता है व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन एनी वायर, ठीक है, और इन एनी कंडक्टर। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे चार्ज नाम, चैप्टर के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, मूविंग चार्ज। अभी तक जो हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें क्या था, चार्ज हमारा रेस्ट में था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा, वहां पे चार्ज मूव करना स्टार्ट किया था। एंड यहाँ पर भी हमारा चार्ज मोशन में होगा, करंट की बात होगी, ठीक है। तो अब करंट जो होता है वो क्या करता है कि व्हेनेवर द करंट इज फ्लोइंग इन एनी वायर, व्हाट हैपेंस, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो सबसे पहले किसने देखा था, वो ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें उनको पता चला कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, उसमें उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। कितना डेवलप होता है ये बाद में पता चला, उसकी वैल्यू किस तरह से निकालेंगे वो सारी चीजें हमें पता चली बाद में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई जब भी हम करंट फ्लो कराते हैं किसी भी वायर में तो क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैग्नेटिक फील्ड ये है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको समझना। तो देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, एक तो ये हो सकता है कि भाई आपके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के अराउंड आपने देखा होगा कि अगर ये हमारी मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है इसमें, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, एक इंट्रैक्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। मतलब आप इस रीजन में, इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में नियर बाय आप कोई मटेरियल लेके आते हो, मैग्नेटिक मटेरियल, तो क्या होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है या फिर रिपेल हो जाता है फ्रॉम दिस मैग्नेट। तो आप कहते हो कि भाई ये जो स्पेस है इसके चारों तरफ का, इसके अराउंड का जो रीजन है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दिस मैग्नेट इज अवेलेबल, दैट स्पेस इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये जो रीजन है हमारा कौन सा, इन विच the magnetic effect of the of any magnet or any magnetic material is available, this region is called magnetic field, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर हमारे पास मैग्नेट नहीं है तो क्या तब भी फील्ड जनरेट हो सकता है क्या। तो ऑरस्टेड ने देखा था यहाँ पर कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग मतलब जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा हो, तो जिसमें कुछ करंट फ्लो रहा है, अगर एक ऐसा वायर है आपके पास, तो इस वायर के चारों तरफ, इस वायर के अराउंड भी क्या होगा, इधर 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 यहाँ हर जगह पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। क्लियर? मतलब इसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हो जाता है, मींस एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाता है जिसमें इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट शो होते हैं।
ठीक है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसी अनदर वायर के ऊपर या फिर किसी अनदर मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, तो ये जो रीजन है किसी भी चार्ज, किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड, दैट रीजन इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? द रीजन अराउंड एनी वायर और करंट कैरिंग वायर और मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक इफेक्ट is available is known as magnetic field. फाइन, चलिए, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी। अब ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्या बेसिक आइडिया क्या था उनका उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो था हमारा वो क्या था? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, इसमें इन्होंने क्या बताया था? इसमें इन्होंने बताया था भाई कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें मैंने करंट फ्लो कराया है बाय अ बैटरी, ठीक है, यहाँ पर मैंने करंट फ्लो कराया और ये हमारा एक रियोस्टेट है, ठीक है, ये कोई बैटरी है जिसका कुछ पोटेंशियल होगा, ये स्विच है, ये हमारा करंट कैरिंग वायर है। तो अगर आप इस वायर में क्या करोगे, करंट फ्लो कराओगे, देन ऑरस्टेड जी ने क्या देखा कि भाई इसके पास में अगर आप एक मैग्नेटिक कंपास रखो यहाँ पर, ठीक है, एक मैग्नेटिक कंपास रखो जिसमें कुछ एक नॉर्थ पोल हो और एक तरफ ये साउथ पोल हो, तो इस मैग्नेटिक कंपास में अगर आप देखोगे कि भाई इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इन्होंने इस वायर में, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सपोज, तो इस ए बी वायर या ए बी कंडक्टर में जैसे ही इन्होंने करंट फ्लो कराया तो ये जो मैग्नेटिक कंपास थी ये क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो गई। और डिफ्लेक्शन जो था वो हमें ये शो कर रहा है कि इस वायर के अराउंड करंट फ्लो होने की वजह से कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड, कुछ तो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से ये मैग्नेट या फिर ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर? तो हमने कह दिया कि भाई जब भी हम करंट कैरिंग वायर में किसी वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो उसके चारों तरफ क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। यहीं इसके बाद इस मैग्नेट को ऊपर रख के देखा तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर किया तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ? डिफ्लेक्शन में थोड़ा सा कमी आ गई, जितना पास ले गए आप इस वायर के उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगा था। तो इस तरह के कुछ बेसिक फिनोमेनाज आपको समझ आए। करंट की वैल्यू को जब बढ़ा दिया गया, पहले मान लो कुछ हाई करंट था, इसको थोड़ा सा बढ़ाया तो आपने क्या देखा? तो भी इसमें ये देखा गया कि डिफ्लेक्शन इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो उससे हमें पता चला कि भाई एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, और वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, दैट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल। फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल in electric and magnetic field, in electric and magnetic field। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बन सकती है, ठीक है, और इसका यूज भी होगा आगे। जब आप आगे के टॉपिक्स पढ़ोगे तो देखना वहां पे कुछ किस तरह से इसका यूज होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। किसी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है, और ये जो बी है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और ये आर का फंक्शन होता है, ठीक है, साथ में टाइम का भी फंक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पोजिशन एज वेल एज ऑन टाइम, पोजिशन वेक्टर एंड ऑन टाइम। तो ये जो हमारे पास
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों प्रेजेंट हैं किसी स्पेस में। और अब इस स्पेस से मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज्ड पार्टिकल को पास कराया, ठीक है, मैंने इस स्पेस में एक चार्ज्ड पार्टिकल को मूव कराया। तो अब ये देखना है कि जब ये चार्ज्ड पार्टिकल वहां पर मूव कर रहा होगा तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो लेट अस सपोज मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर। ये मेरे पास x एक्सिस है एंड दिस इज व्हाट y एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस। तो अगर मैं बोलूं कि भाई हमारे पास एक पार्टिकल था जो इस रीजन में मूव कर रहा है और यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखा है, एंड सपोज एट एनी टाइम t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0 मैंने इनिशियली ले लिया, और मे बी t इज इक्वल्स टू 0 मतलब एट एनी टाइम t ले लो, चलो एट एनी टाइम t चार्ज पार्टिकल मेरा यहां पर था, ठीक है, यहां पर था, जिसका यहां से पोजीशन वेक्टर है कुछ r, यहां से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r पोजीशन वेक्टर। यहां पे हमारा एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से, ठीक है, अब ये किसी डायरेक्शन में चल रहा होगा, मे बी x में जा रहा होगा, मे बी y में जा रहा होगा, मे बी z में जा रहा होगा। अभी मैं कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है, कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहा। अच्छा, अब अगर ये चार्ज पार्टिकल हमारा इस रीजन में मूव कर रहा है, जिस रीजन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, V है, ठीक है। टाइम की डिपेंडेंसी होती है मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, बट मैं अभी फिलहाल यहाँ पर इग्नोर करके चलूंगा। जब EM वेव्स आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ आएगा कि टाइम की डिपेंडेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंडेंट होता है तो उससे क्या इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। बट अभी मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ कि इट इज ओनली द फंक्शन ऑफ पोजिशन, मैग्नेटिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ पोजिशन, राइट। एंड सिमिलरली हमने ये बोल दिया कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका भी जो वैल्यू है वो क्या है, E है, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ R। तो अब अगर इस चार्ज्ड पार्टिकल पर अगर आप देखोगे तो दो फोर्सेस लग रहे होंगे, कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अनदर वन इज द मैग्नेटिक फोर्स विच इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फाइन। तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, अच्छा नेट फोर्स की अगर हम बात करें, नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q, तो कितना होगा, F net इज इक्वल्स टू, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, तो वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ये कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आप जानते हो कितना होगा, दिस विल बी चार्ज एंड चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है ये भी आपको पता है, QBV sin थीटा, ठीक है, चार्ज वेलोसिटी और एंगल पे डिपेंड करता है, तो ये हो जाता है QBV sin थीटा। यहाँ मैं उसकी वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ B क्रॉस B, ठीक है, B क्रॉस V, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फोर्स। तो टोटल जो फोर्स आया मेरे पास वो क्या आया, वो आया मेरे पास दिस, इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हो चाहो तो, आगे Q कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B दिस। तो ये मेरे पास क्या है, टोटल और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल Q मूविंग इन एनी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, इसका नाम आपने क्या दिया, इसको जो है लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं, दैट फोर्स इज ऑल्सो नॉन एज लॉरेंज फोर्स, क्लियर। दिस नेट फोर्स इज ऑल्सो नॉन एज लॉरेंज फोर्स। इसमें ये इलेक्ट्रिक पार्ट है और ये वाला क्या है, मैग्नेटिक पार्ट है, ठीक है।
अब देखो, अगर हम यहीं पर कुछ स्पेशल केसेस लगा दें कि भाई मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है इट मींस ये जीरो हो जाएगा। देन यहां पर क्या आएगा? ये आएगा आपके पास Q V क्रॉस B, और ये हो गया मैग्नेटिक पार्ट जो कि आपने वहां पर देखा हुआ केवल, ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। और अगर मैं ये बोल दूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी है मेरी वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। जो वेलोसिटी है किसकी? चार्ज पार्टिकल की, इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, देन व्हाट हैपेंस? देन आप देखोगे भाई एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। किसके किसके बीच का? V और B के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो V क्रॉस B आएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? BB साइन थीटा। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा। तो यहां पर ये साइन 0 0 हो जाएगा, हेंस इट बिकम्स 0। क्लियर? तो आप देखोगे कि जो नेट फोर्स आएगा हमारे पास वो कितना आएगा? वो आएगा आपके पास QER। तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस केस में नहीं लगेगा। इवन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है फिर भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स या फिर ये कह लो लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल व्हेन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट इन एनी स्पेस, ठीक है। अच्छा चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया हमने। अब आगे अगर हम बात करें तो यहां पर इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन तो आपको पता ही है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा? दैट फोर्स विल बी F मैग्नेटिक, हमने FM लिख दिया, मैग्नेटिक पार्ट है, Q V क्रॉस B, ये फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए डायरेक्शन क्या होगी कि अगर मैं बोलूं भाई ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां पर मेरा चार्ज पार्टिकल जा रहा है और ये है मेरी डायरेक्शन किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो आपको पता है कि भाई जब आपने 11th क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था, तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या बताया गया था कि दोनों वेक्टर का जो क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट आता है हमारा, वो क्या आता है? A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, ठीक है। और मे बी एन कैप आप लगाते थे बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, और ये एन कैप जो था ये किस डायरेक्शन में डायरेक्ट करता था? दैट वाज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। मतलब जो हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा था A क्रॉस B, ये A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये A क्रॉस B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इट मींस अगर मैं सिमिलरली यहां पर इसको रिलेट करूं तो क्या होगा? जो मेरे पास फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू V एंड B, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इट मींस इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द Z एक्सिस, अलोंग द Z एक्सिस। अगर ये x है और ये y है, तो अलोंग द Z एक्सिस हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये दोनों आपके परपेंडिकुलर नहीं है
तो भी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो फोर्स आएगा इट विल बी अगेन परपेंडिकुलर टू बोथ these two parameters, which is one is velocity and another one is magnetic field। ठीक है, इनके दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? अच्छा, अभी तो मैंने एक्सिस पर देख लिया कि भाई एक्सिस यहाँ x था, ये y था, तो z पे आ गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मान लो ये x बाई z एक्सिस आपको नहीं दी है, तो क्या होगा? तो फिर उसके लिए आप क्या करते हो, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल जो आपने 11th क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए किया, तो भाई यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें अपने राइट हैंड को इस तरह से एक्सपेंड करके जो फिंगर्स हैं वो हमने यहाँ करी, जो पहला वेक्टर मेरा उसकी तरफ, एंड देन क्रॉस बी की तरफ। तो अब इनको हमें क्या कराना है, इस तरह से कर्ल कराना है। तो देखो थंब कहाँ जा रहा है, थंब जा रहा है बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे ये होता क्या, वेलोसिटी, और ये होता मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होता, तब हमें v क्रॉस b जाना है, तो ये ऐसा हो जाता। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा कि भाई अब ये वेलोसिटी और इधर v क्रॉस b करना है, तो ऐसे आएंगे, इट मींस नेगेटिव जेड एक्सिस चला जाएगा। ठीक है, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो हम किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, हाँ, तो ये डायरेक्शन निकाल ली हमने। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, या फिर इसकी मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड फॉर्म, ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी है मैंने। थीटा क्या है, व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अच्छा, अब अगर ये मैक्सिमम की बात करें कि भाई ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, ये फोर्स मैक्सिमम जब होगा जब मेरा थीटा हो 90 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम कब कितना होता है, 1, और 1 कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। मींस जब हमारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो फोर्स लगेगा ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। कितना लगेगा, QV, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालने और यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे यूनिट पूछी जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करोगे, F मैक्सिमम अपॉन QB। ठीक है, F मैक्सिमम अपॉन QB। तो यहां से आप बहुत आसानी से यूनिट निकाल लोगे। क्या निकालोगे, जो यूनिट आएगी हमारी वो देखो, फोर्स की न्यूटन होगी, चार्ज की हो जाएगी कूलम, एंड ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर। ये होगी फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल नहीं है, अभी न्यूटन को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ड्राइव कर लिए, ड्राइव यूनिट ही है मेरी। अच्छा, इसी को हमने एक और नाम दिया, एंड दैट इज व्हाट, टेस्ला। ये SI यूनिट ही है हमारी, SI यूनिट ही है ये, और SI यूनिट इसी का दूसरा नाम क्या दिया गया, टेस्ला। ठीक है, सो टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब यहां पर अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई डायमेंशन भी बताओ, अच्छा CGS यूनिट भी पूछ लेता कभी कभी, तो CGS यूनिट क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज व्हाट, गॉस। गॉस इज द CGS यूनिट, एंड वन गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखना, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। गॉस में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया तो आपको इसको SI यूनिट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी CGS यूनिट। अच्छा, इसके बाद आप इसको और आगे भी एक्सपेंड कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर को कुछ बना सकते हो, सेकंड अपॉन कूलम, ये चेंज करके आप फंडामेंटल यूनिट में भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, यहाँ पर डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या होगी हमारी, न्यूटन मीन्स फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, M L T -2, कूलम चार्ज
AT हो जाएगा, मीटर क्या हो गया हमारा L, और T हो गया हमारा टाइम। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, M, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा एक, ठीक है, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा MT माइनस 2 A माइनस 1। ये है मेरी डायमेंशन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये क्वेश्चन आ जाता है MCQ में या फिर एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि डायमेंशन और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताओ, ठीक है। चलिए, तो ये हमने फोर्स कितना एक्ट कर रहा है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर व्हेन इट इज मूविंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो देख लिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, उसकी हम बात करेंगे कि भाई अगर हमारे पास चार्ज एक पॉइंट चार्ज था, हमने उसमें देखा कि एक पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है Q V क्रॉस B, और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है Q इंटू E, और दोनों का वेक्टर सम क्या था, नेट फोर्स था, दैट वाज लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अगर मान, अच्छा अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, पॉइंट चार्ज तो बहुत कम पॉसिबल, पॉइंट चार्ज पॉसिबिलिटी कम है। जनरली हम कहाँ पर डील करते हैं, जनरली हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को डील करते हैं। तो अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा मींस एक कंडक्टर होगा, उसके ऊपर चार्ज होगा, वो चार्ज हमारा कंडक्टर में मूव कर रहा होगा। तो अब क्या होगा कि भाई अगर हम उस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, उस कंडक्टर के ऊपर भी फोर्स लगेगा, ठीक है, उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स उस कंडक्टर के ऊपर लगेगा ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है, और वो क्या है, फोर्स ऑन चार्ज और यू कैन से करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग मींस चार्ज उसमें मूव कर रहा है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसको रख दिया जाए, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास और इसमें मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया यहां पर, ठीक है, और अब आपसे बोला जाए कि बताओ इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने क्रॉस बनाया हुआ है, इट मींस जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इनसाइड द बोर्ड, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, तो अगर आपको नहीं पता तो समझ लो। क्रॉस मींस इनसाइड द बोर्ड और इनसाइड द पेपर, एंड डॉट अगर कहीं बना हुआ है इट मींस आउटसाइड, आउटवर्ड, एंड दिस इज इनवर्ड। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, नोटिस यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। लेट अस सपोज इसकी लेंथ क्या है, L है, ठीक है, और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, कुछ चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे, तो चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे मींस मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्जेस हैं वो क्या है, n नंबर ऑफ चार्जेस है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में, ये चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, और ये हमारे मूव कर रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस कंडक्टर में, इन प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा, है ना, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो मेरे पास, चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो फॉर्मूला तो मेरे पास है कौन सा, क्यू वी क्रॉस बी, लेकिन वहां केवल सिंगल चार्ज था। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास टोटल चार्ज कितना है जो इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमें टोटल चार्ज कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो n नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, तो जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर कितना होगा, दिस विल बी Q इज इक्वल्स टू, अब देखो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर चल रहे हैं
तो चार्ज कितना हो जाएगा, एक तो हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर ये पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पहले अगर हम ये निकालें कि भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इस कंडक्टर के अंदर, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, अगर यूनिट वॉल्यूम में n पार्टिकल्स हैं तो टोटल वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स होंगे, n इंटू द वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, इतने तो हो गए पार्टिकल। ये क्या हो गया मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। और एक पार्टिकल पर कितना चार्ज है ये देखना पड़ेगा। तो अगर भाई इलेक्ट्रॉन है फिर तो चार्ज हो जाएगा E, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, फिर E नहीं होगा। ठीक है, फिर कोई और चार्ज होगा। तो मैं जनरल केस लेके चल रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज है मेरा। ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है जिसके ऊपर कोई Q चार्ज है, तो ये Q से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको मान लेता हूं मैं कैपिटल Q मान लिया। तो इतना चार्ज है इस कंडक्टर के अंदर जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, जो कि ये कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, फाइन। तो ये चार्ज तो मुझे मिल गया। अच्छा, अब मैंने ये मान लिया कि लेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल इज Vd, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। तो Vd इज द एवरेज वेलोसिटी। तो अगर एवरेज वेलोसिटी Vd है, टोटल चार्ज ये है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा V है, तो कितना फोर्स लगेगा, देन जो फोर्स लगेगा, फोर्स अप्लाइड जो होगा दैट विल बी F इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये टोटल चार्ज हमारा कितना है, ये है हमारे पास ये। तो जब इसको आप रखोगे यहां पर तो देखो क्या आएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं डायग्राम को। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा ये क्या आएगा, F इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू NALQ एंड VD क्रॉस B। ठीक है, NALQ BD क्रॉस B। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ही लेके चल रहा हूँ, क्रॉस लगा रखा है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो आप। कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई आपने एक रिलेशन पढ़ा है जो चैप्टर लास्ट वाला था, Q इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू NEAVD। ये रिलेशन पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू NEAVD। वहां इलेक्ट्रॉन था, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो कोई Q चार्ज होता, तो ये होता NQAVD। ठीक है, NQAVD। अब इसको आप ऐसे देखो तो कैसे लिख सकते हो, I अपॉन A अगर आप कर दोगे तो NQVD हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा करंट डेंसिटी है। ठीक है, ये क्या है, करंट डेंसिटी, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो अब ये जो करंट डेंसिटी है हमारा, इसको आप इसकी जगह रिप्लेस करो क्या, NQ। ठीक है, और VD को बाहर लाना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हो इसको, क्योंकि यहां पर ये वेक्टर फॉर्म में, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा मेरे पास NAQ। ठीक है, VD मैंने यहां ले लिया, और L बचेगा, इसको मैं इधर लिख देता हूं N, और इसको मैंने लिख दिया AL। ठीक है, क्रॉस B। ये हो गया, इसमें VD हमारा वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसको आप देखोगे तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू J बन जाएगा। J अभी मैंने क्या लिखा था, J इज इक्वल्स टू NQVD। ठीक है, NQVD, तो NQVD है, J है, तो इसको लिख सकते हो आप J, वेक्टर फॉर्म होती है ये भी, AL क्रॉस B। ठीक है, और इसको भी अगर आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, J इंटू A। ये जो A है, J इंटू A, ये क्या बन जाएगा मेरा,
ये बन जाएगा करंट। तो अब ये करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर किस पे ट्रांसफॉर्म होगा, फिर वेक्टर हमारा ट्रांसफर हो जाएगा एल पर, ये जो लेंथ एलिमेंट है इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा जे इंटू ए बन जाएगा मेरा करंट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जे इज इक्वल्स टू क्या होता है आई अपॉन ए, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जे इंटू ए, आई इज इक्वल्स टू जे इंटू ए। इट मीन्स कि J इंटू ए बन गया करंट। अब क्योंकि करंट वेक्टर नहीं है तो आप इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा सकते, बट यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या करना पड़ेगा, L के ऊपर वेक्टर हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये L के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया किसके ऊपर, ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर VdV की जगह क्या आ जाएगा, VdV साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, VdV साइन थीटा आ जाएगा, तो वहां से आपको ये इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास फोर्स है, इसको अगर आप थीटा के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, थीटा के टर्म में आप इस तरह से लिख सकते हो कि भाई यहीं से सीधा आप ऊपर ले जाओ इसको, तो इसको क्या लिखोगे, F इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू आपको पता क्या थी, NaL³ और VdV साइन थीटा, ये लिख सकते हो मैग्नीट्यूड फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म इतनी आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, सीधा सीधा I इज इक्वल्स टू NeAVd होता है, तो NaQVd ये बन जाएगा टोटल I, ठीक है, L और B और ये आ जाएगा साइन थीटा, ये होगी मेरी मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है, ILV साइन थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, L लिख सकते हो, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है, वही हमारी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा फोर्स है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर हमने फोर्स निकाल लिया। अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहो तो क्या करोगे, थीटा की वैल्यू को 90 रखना पड़ेगा, है ना, साइन थीटा मैक्सिमम तभी मिलेगा। तो फॉर मैक्सिमम फोर्स थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंड F जो होगा मेरा F मैक्सिमम कितना आ जाएगा ILB, ठीक है। साइन 90 इज 1, साइन 90 क्या है 1 है, तो ILB आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास मैक्सिमम फोर्स। अब इसको भी हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट या फिर डायमेंशन वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। तो आपके पास मर्जी है, आपके पास एक फॉर्मूला था QBV और एक ये है, आप दोनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जब भी आपसे यूनिट या फिर डायमेंशन वगैरह पूछता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स देख लिया, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में समझा, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इन द प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पढ़ा हमने, ठीक है। और इसके बाद ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। तो ये दोनों तीन जो टॉपिक थे हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किस तरह की ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, किस तरह से वो मूव करेगा व्हेन दैट चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। इसमें इतना ही काफी है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।